guys, my name is निधि भटनागर and I welcome you all in my channel Online Classes by निधि भटनागर। So आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे लिविंग साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 14। लास्ट वीडियो में हमने लिया था चैप्टर नंबर 15। आप लोगों की जानकारी के लिए बता देती हूँ, पूरी बुक लिविंग साइंस की ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। अब हम ले रहे हैं रिविजन वीडियोस। रिविजन होगा फेस टू फेस वाला, ठीक है। और पहले जब मैंने आप लोगों को कराया था तब मैं आप लोगों को बुक दिखाया करती थी और बुक से लाइन बाय लाइन हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन लिया करते थे। सो जो लोग नए हैं चैनल पर, उन लोगों को मैं सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि ऑलरेडी सारे चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं और अब धीरे धीरे करके मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए नोट्स भी प्रोवाइड करती रहूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे चैनल हैं तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे नोट्स वगैरह सब कुछ बनाने के लिए, बट बहुत जल्दी आप लोगों के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखो, नेचुरल डिसास्टर्स है, नेचुरल डिसास्टर्स है हमारा चैप्टर नंबर 14, ठीक है। व्हेन आवर लाइफ इज इन हार्मनी विद द नेचर थिंग्स सीम टू बी स्मूथ एंड प्लेजेंट। जब हमारा जो जीवन होता है, और वो कह रहे हैं कि इज इन हार्मनी, जब वो एक सामंजस्य बना के रखता है, एक एडजस्टमेंट करके रखता है नेचर के साथ, ठीक है, तब तो कहते हैं थिंग्स सीम टू बी स्मूथ एंड प्लेजेंट। तब तो चीज़ें जो लगती हैं वो बहुत ही स्मूथ लगती हैं, लगता है कि लाइफ ओके चल रही है, बिल्कुल अच्छे से चल रही है, स्मूथ चल रही है, प्लेजेंट चल रही है, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। When living things on earth become victims of nature fury, जब living things बनी थी ना, विक्टिम एक तरीके से होता है जैसे किसी के साथ कुछ खराब हो जाता है तो उस व्यक्ति को बोलते हैं कि वो विक्टिम है, एक तरीके से शिकार जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। When living things on earth become victims of nature fury, we say that a natural disasters has happened। तब हम ये बोलते हैं कि भाई कोई नेचुरल डिसास्टर हुआ है, यानी कि जब किसी लिविंग थिंग पर भगवान का कहते नहीं प्रकोप आ गया, भूकंप आ गया, या मतलब कोई फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बता रहे हैं एक तरीके से कि भाई वो आ गए हमारे नेचुरल डिसास्टर, ठीक है। प्रकृति का क्रोध एक तरीके से हमने झेला है। नेचुरल डिसास्टर्स में डिस्ट्रॉय अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जब नेचुरल डिसास्टर्स आते हैं, चाहे वो भूकंप के फॉर्म में आ जाए, चाहे वो फ्लड यानी बाढ़ के फॉर्म में आ जाए, या फिर कोई वॉल्केनो वगैरह जो है वो इरप्ट हो जाए बहुत ज़्यादा, या टाइडल वेव्स आ जाएं समुद्र वगैरह में, ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। लेकिन जब वो आते हैं तो आपकी लाइफ को, आपकी प्रॉपर्टी को ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, बर्बाद करेंगे। सम सच डिसास्टर्स, भाई आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं कि भाई ये नेचुरल डिसास्टर्स कौन कौन से होते हैं, विच माइट है अफेक्ट आवर लाइफ, जो हमारी लाइफ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, प्रभाव डालते हैं जो हमारी लाइफ में, वो कौन कौन से अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, वॉल्केनोस, ठीक है, और टाइडल वेव्स एंड ड्रॉथ यानी कि सूखा पड़ना। अब एक एक करके हम ये जो सारी के सारे ना डिसास्टर्स हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा आ रहा है अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप। आप तो 5th क्लास के बच्चे हैं, आप लोगों को सभी को पता होगा भूकंप क्या होता है। अभी कभी आपको दिखे जैसे बेड वगैरह अचानक से हिलने लगता है, पंखा हिलने लगता है, पूरी धरती हिल रही है, ऐसे कंपन सा हो रहा है, ये भूकंप होता है, ठीक है। एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग। एक अर्थक्वेक यानी कि भूकंप जो होता है वो सडन माने अचानक से शेक होना होता है ऑफ द ग्राउंड कॉज्ड बाय द मूवमेंट्स। किस वजह से होता है, कॉज्ड मतलब कारण, किस वजह से होता है, बाय मूवमेंट्स ऑफ या फिर वाइब्रेशन की वजह से, जो कि होती है डीप इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर जो लेयर्स वगैरह होती हैं वहां कहीं मूवमेंट अगर होती है तो फिर ये अर्थक्वेक आ जाता है। समझ में आ रहा है? फिर से सुनो। एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग। एक अर्थक्वेक जो होता है वो एक सडन शेकिंग है, अचानक हिलना, शेक करना मतलब इस तरीके से ऐसे हिलना होता है, ऑफ द ग्राउंड का, कॉज्ड बाय किस वजह से होता है, मूवमेंट या फिर वाइब्रेशन की वजह से, जो होती है डीप इनसाइड द अर्थ। क्लियर है यहाँ तक? दीज वाइब्रेशंस रिलीज करती हैं ग्रेट एनर्जी। जब ये वाइब्रेशंस होती हैं तब ये एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी जो है उसको रिलीज करती हैं, बहुत सारी, ठीक है। एंड कैन कॉज द ग्राउंड टू क्वाइवर, और एक तरीके से वो कांपने लगती है, जो ग्राउंड होती है वो क्या करने लगती है, वो कांपने लगती है। अर्थक्वेक ऑफ हाई इंटेंसिटी ऑफन कॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑन द अर्थ सरफेस। अगर हमारा भूकंप आ जाए बहुत ही ज्यादा हाई इंटेंसिटी का, तो फिर आप समझो कितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह हो सकती हैं, वो सब कुछ गिर सकती हैं और बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। डिस्ट्रक्शन का मतलब यही होता है विनाश, जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा विनाश हो सकता है उससे। द अर्थ्स अपर लेयर द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स। अब आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा होगा, अर्थ की जो सबसे पहली वाली जो लेयर होती है वो क्रस्ट होती है। वो कह रहे हैं अर्थ की अपर लेयर यानी कि जो क्रस्ट होती है जिसपे हम लोग रह रहे हैं, क्रस्ट, तो क्रस्ट इज मेड अप ऑफ किससे बनी हुई है, लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स से बनी हुई है, ठीक है। लार्ज और स्मॉल प्लेट से बनी हुई है, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है क्रस्ट की बात करें। द लेयर्स ऑफ द अर्थ अंडर द प्लेट्स, जो उस प्लेट के अंदर की जो लेयर होंगी, ठीक है। द लेयर्स ऑफ द अर्थ अंडर द प्लेट्स आर हॉट एंड इन
मॉल्टन स्टेट, वो बहुत ज्यादा गर्म है और बिल्कुल पिघली हुई स्टेट में। अर्थ को हम किससे कंपेयर करते हैं? अपने अंडे से, थोड़ा उबले हुए अंडे से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? मॉल्टन स्टेट में है, वो बता रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। बहुत, हमारी जो धरती है ना अंदर से काफी ज्यादा गर्म है, बहुत ही ज्यादा गर्म है बल्कि, ठीक है। द लेयर ऑफ द अर्थ अंडर द प्लेट्स आर हॉट एंड इन अ मॉल्टन स्टेट बिकॉज द कोर बिलो इज एक्सट्रीमली हॉट। जो कोर है, जो बिल्कुल सेंटर का जो पार्ट है, ठीक है, जैसे अंडे की जर्दी होती है ना, वैसे ही अर्थ के जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है, कोर जो है वो एक्सट्रीमली हॉट है, जो वो बहुत ज्यादा ही गर्म है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? दीज लेयर्स अंडर द प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, लेयर्स में बना हुआ है ना सब चीजें, तो ये जो लेयर्स होती है ना अंडर द प्लेट्स, इन प्लेट्स की भी अंदर जो लेयर्स होती हैं कॉन्स्टेंटली माने लगातार, और ये क्या कर रही है? लगातार मूव कर रही हैं, ठीक है। यूजुअली सच मूवमेंट्स कॉजेस द प्लेट्स टू स्लाइड स्मूथली अगेंस्ट ईच अदर। तो क्या होता है यूजुअली, माने अक्सर क्या होता है? सच प्लेट्स माने ऐसी प्लेट्स, कॉज मतलब कारण बनती हैं क्या? द प्लेट टू साइड स्मूथली अगेंस्ट ईच अदर। पूरा लाइन पढ़ लेते हैं वापस। यूजुअली सच मूवमेंट्स कॉज द प्लेट्स टू स्लाइड स्मूथली, थोड़ा सा स्लाइड कर जाती हैं। जैसे अब इनका मूवमेंट हो रहा है तो ये हल्का फुल्का स्लाइड कर जाएंगे। अभी देखो, अभी ये अर्थ के अंदर वाली प्लेट अगर स्लाइड करेगी तो ऊपर वाली प्लेट हम तो स्लाइड कर जाएंगे ना। तो यही हो रहा है हमारे भूकंप में, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब इसमें तो पूरी पूरी बिल्डिंग्स भी गिर जाती हैं, और हम देखो, हम लोग रह रहे हैं, देखो कौन कौन से इतने हाई राइज बिल्डिंग्स में आजकल रह रहे हैं, तो कितना खतरनाक भी है। आप आ जाइए नेक्स्ट बात पे। एट टाइम्स मतलब कभी कभार क्या होता है? द मूवमेंट्स बिटवीन द प्लेट्स, इन प्लेट्स के बीच का जो मूवमेंट होता है कैन बी सडन गिविंग राइज टू अर्थक्वेक, और ये अचानक से राइज दे देता है अर्थक्वेक को, ठीक है। इससे भूकंप आ जाता है। अब व्हेन द ग्राउंड शेक्स, जब ग्राउंड शेक करता है, इस तरीके से हिलता है, हाउसेज, बिल्डिंग, ब्रिजेस, वो भी सब शेक करते हैं भाई। ये पूरा का पूरा अगर धरती ऐसे ग्राउंड शेक करेगा तो इसके ऊपर अगर बिल्डिंग है तो वो भी तो शेक ही करेगी, तो वो भी शेक करते हैं, हाउसेस शेक करते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह, ब्रिजेस, ब्रिज माने पुल, ठीक है, तो वो सब शेक करते हैं। व्हेन एन अर्थक्वेक लास्ट फॉर सम टाइम, अगर वो कुछ ज्यादा देर के लिए रह जाता है, स्ट्रक्चर्स शैटर हो जाते हैं। स्ट्रक्चर्स क्या है? जैसे हमारी मान लो बिल्डिंग वगैरह है, वो टूट जाती है, पूरी पूरी गिर जाती है बिल्डिंग्स, रोड्स जो है वो क्रैक हो जाती हैं, एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है हमारा वो भी कोलैप्स हो जाता है, मतलब एकदम खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, एक तरीके से वो काम नहीं करता है हमारा। देयर इज अ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब भाई अगर आप बिल्डिंग में रह रहे हो, ठीक है, और अगर वो बिल्डिंग गिर जाती है, नॉट आप, ठीक है, कोई भी अगर उस बिल्डिंग में रह रहा है और वो बिल्डिंग भूकंप में गिर जाती है, तो ऑब्वियसली बात है लाइफ की, प्रॉपर्टी का, सब चीज़ों का लॉस होता है। अर्थक्विक्स आर मेजर्ड ऑन रेक्टर स्केल। जो अर्थक्विक है वो भी मेजर किया जाता है, किस पर मेजर किया जाता है? रेक्टर स्केल पर। दिस स्केल वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स रिचर इन 1935। तो इनको अच्छे से याद कर लेना भाई, कौन से ईयर में हुआ था, किसने किया था, ठीक है। द रिएक्टर स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम मैग्नीट्यूड 1 एंड अपवर्ड्स। जो रिएक्टर स्केल होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम मैग्नीट्यूड 1 से, एंड देन अपवर्ड्स, उसके ऊपर ऊपर आप करते जाओ स्केल को, मतलब लेते जाओ। अर्थक्विक्स ऑफ मैग्नीट्यूड 1 और 2 कैन हार्डली बी फेल्ट। मतलब अगर 1 और 2 हम बोलते हैं कि 1 और 2 मैग्नीट्यूड का है, तो फिर इसका मतलब कुछ बहुत ज़्यादा हमें महसूस नहीं होगा, ठीक है। अर्थक्विक ऑफ मैग्नीट्यूड्स 1 और 2 कैन हार्डली बी फेल्ट, बहुत ही मुश्किल से हमें महसूस होता है। बट दोज ऑफ 3 और 4 मैग्नीट्यूड का अगर आ जाता है तो क्या होता है? कैन बी फेल्ट, वो महसूस किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद अगर और ज़्यादा आता है, ठीक है, और ज़्यादा अगर आप लगा के देखो, द वंस दैट मेजर्स 5 या 6, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो कैन मेजर डैमेज, तो उससे क्या हो सकता है? दैट कैन कॉज मेजर डैमेज, माने उससे हो सकती हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डैमेज, उससे काफ़ी ज़्यादा बड़े नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। आप आ जाओ। अर्थक्विक्स जनरेट करते हैं वेव्स को दैट ट्रेवल ऑल ओवर द अर्थ। अर्थक्विक्स क्या होता है? जनरेट होती है, मतलब स्टार्ट होती है, ऐसे वेव्स स्टार्ट होती हैं, तरंगे जिसे बोलते हैं, दैट ट्रेवल, जो कि ट्रेवल करती हैं ऑल ओवर द अर्थ, पूरे अर्थ पे वो ट्रेवल करती है वो वेव्स। दे कैन बी डिटेक्टेड, मतलब उनके बारे में पता लगाया जा सकता है विद एन इंस्ट्रूमेंट, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? सिस्मियोग्राफ, ठीक है। उन वेव्स को हम क्या करते हैं? पता लगा सकते हैं उन वेव्स का, अर्थक्वेक जो जनरेट करें, ठीक है, उन वेव्स का पता लगाया जा सकता है किसके द्वारा? सिस्मियोग्राफ के द्वारा। पीपल हु स्टडी अर्थक्वेक आर कॉल्ड सिस्मियोलॉजिस्ट। जो लोग अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सिस्मियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। दे ट्राई टू प्रिडिक्ट, वो कोशिश करते हैं कि भाई अर्थक्वेक के बारे में लोगों को पहले से जानकारी दे दिया जाए, वार्न कर दिया जाए, सो दैट द पीपल लाइकली टू बी अफेक्टेड। वैसी बात है कि अगर आपको थोड़ा सा पहले अंदाजा होगा कि यहाँ अर्थक्वेक आने वाला है, तो आप वो जगहें छोड़ के चले जाओगे, ठीक है। अर्थक्वेक को तो नहीं रोका जा सकता, ठीक है। अब लेकिन आप तो वो जगह छोड़ सकते हो, तो वही है कि आप पे प्रभाव कम होगा, ठीक है। अब टाइम टू टाइम हम मूव कर सकते हैं टू द सेफर प्लेसेस की तरफ। अब द सिस्मियोग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेम। सिस्मियोग्राफ जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ होता है, मतलब उसके पास उसमें लगा हुआ होता है एक फ्रेम, एक स्प्रिंग, एक स्टोन, एक ड्रम,
पेपर एंड अ पेन, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। एज द अर्थ ट्रिम्बल्स एंड द स्प्रिंग मूव करने लगता है, स्प्रिंग मूव्स द पेन ओवर द पेपर रैप्ड ऑन द ड्रम, द रीडिंग और पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन द पेपर। जब हम देखेंगे ना कि भाई जो भी हमारा एक तरीके से रिजल्ट सा हमें दिख जाता होगा वहाँ पे कोई ना कोई उन लोगों को सिस्मियोलॉजिस्ट वगैरह को, सो जो रीडिंग जो उनका पैटर्न वगैरह बन के आता है उस पेपर पे, ठीक है, जो ऑब्टेन वो करते हैं वो पेपर इज कॉल्ड सिस्मियोग्राम, ठीक है। उस पेपर से पता चलता होगा भाई कितनी जो इंटेंसिटी है इसकी वो है। अब नेक्स्ट बात पे आ जाओ वोल्केनोस पे। अर्थक्वेक के बारे में समझ में आ गया। अर्थक्वेक के बारे में आपको इतना तो समझ में आया होगा कि जो अर्थ है हमारी वो अंदर से भी बहुत गर्म है, अंदर प्लेट्स वगैरह हैं वो सरक जाती हैं, तो ऊपर से जो है अर्थ हमारी वो शेक करने लगती है, शेक करती है तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइफ और प्रॉपर्टी का जो है वो लॉस होता है बेसिकली, ठीक है। अब जो है वो मेजर किया जाता है रिएक्टर स्केल पर, ठीक है। ये सब चीज़ें थोड़ी सी याद रखने वाली हैं। जो स्टडी करते हैं इसके बारे में वो सिस्मियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। इसकी स्टडी करना जो सब्जेक्ट है वो सिस्मियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब आ जाओ आगे वॉल्केनोस के बारे में बात करते हैं। यानी वॉल्केनोस क्या होते हैं, जैसे लावा सा बाहर आता है ना, ऐसे आग का आपने देखा होगा धरती के अंदर से। यहाँ पे एक्चुअली आपको बुक में तो पिक्चर भी दे रखी हुई है। अब द वर्ड वॉल्केनो कम्स फ्रॉम द नेम वॉल्केन। जो वर्ड है वॉल्केनो वो आया है वॉल्कन वर्ड से। ये रोमन गॉड ऑफ फायर उनके नाम से ये लिया गया है। वॉल्केनो इज एन ओपनिंग ऑन द अर्थ सरफेस। वॉल्केनो ये मान लो अर्थ है, यहाँ पर खुला हुआ है, समझ लो ओपनिंग है, ठीक है, ओपनिंग है अर्थ के सरफेस पर। वो है विच अलाउ हॉट मॉल्टन रॉक्स ऐश गैसेस टू एस्केप फ्रॉम बिलो द सरफेस। अब देखो जैसे हम अगर बात कर रहे थे ऐसे समझ लो, इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से समझ लो ये अर्थ का, ये यहाँ से अगर हम हटा दें गोला, इसको खोल दें तो यहाँ समझ लो ये ओपनिंग है। अब इसके अंदर से क्या हुआ, हमने आपको बताया अभी कि अर्थ के अंदर क्या है, मॉल्टन रॉक्स वगैरह है, बहुत ज़्यादा अंदर गर्मी है ना बीच में, यहाँ पर पिघला हुआ जो पदार्थ है, ठीक है, बिल्कुल आग ही आग सब बाहर निकल के आती है, अभी पिघला हुआ लावा बाहर निकलता है। तो वो ये कह रहे हैं आपसे कि वॉल्केनो इज एन ओपनिंग, एक खुली हुई जगह है, एक ओपनिंग है अर्थ के सरफेस पर जो अलाउ करती है हॉट यानी कि गर्म, मॉल्टन यानी कि पिघले हुए रॉक्स को बाहर आने के लिए, ऐश को बाहर आने के लिए, गैस को बाहर आने के लिए, स्केप करने के लिए, मतलब वो जगह देती है एक तरीके से बिलो द सरफेस, जो सरफेस के बिलो में होता है, ठीक है। दीज ब्रस्ट एकदम ये फट जाते हैं और फट के ऐसे एकदम से तेज से बाहर आती है, इस तरीके से आग धरती के अंदर से बाहर निकलती है समझो, ठीक है। These burst out of the crust through a vertical tunnel, एक वर्टिकल टनल, ये भी देखो वर्टिकली मैंने आपको दिखा था, ऐसे वर्टिकल टनल से बाहर ऐसे निकल कर आती हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेंट, ठीक है। दिस हॉट मॉल्टन रॉक इज कॉल्ड लावा, और ये जो बाहर निकल कर पदार्थ आ रहा है हम उसको क्या बोलेंगे, लावा, ठीक है। क्या निकल रहा है धरती के बाहर से, लावा निकल रहा है। द लावा स्प्रेड्स ओवर द लैंड, लावा जो होता है वो पूरे लैंड पर फैल जाता है, समटाइम्स कवरिंग एन इंटायर रीजन, कभी कभी तो क्या करता है अपना जितना भी आसपास का एरिया होता है वो पूरा कवर कर लेता है, ठीक है। व्हेन लावा इज बिलो द अर्थ सरफेस, जब लावा अर्थ सरफेस के नीचे रहता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैग्मा। जब लावा अर्थ के सरफेस के नीचे रहता है उसको हम बोलते हैं मैग्मा। सम वॉल्केनोज आर फॉर्म्ड अंडर द सी, कुछ वॉल्केनोज जो होते हैं वो सी के अंदर भी होते हैं। जी हाँ, यहाँ आप लोग कुछ चौंक गए होंगे, पानी के अंदर लावा पर है, ठीक है। सम वॉल्केनोज आर फॉर्म्ड अंडर द सी व्हेन अ लावा कूल्स डाउन, जब ये लावा जो है वो ठंडा हो जाता है, द एरिया फॉर्म्ड लुक्स लाइक अ न्यू आइलैंड, तो वो एरिया जब वहाँ पे जैसे लावा निकला, लावा निकलने के बाद एक टाइम के बाद वो ठंडा हो गया तो वो जगह जो बन जाती है वो एक आइलैंड की तरह दिखती है, ठीक है। समझ रहे हो अच्छे से कि सम वॉल्केनोज आर फॉर्म्ड अंडर द सी, कुछ वॉल्केनोज बनते हैं हमारे अंडर द सी, सी के अंदर भी तरीके से नीचे भी। और व्हेन द लावा कूल्ड डाउन, जब लावा ठंडा हो जाता है, द एरियाज जो फॉर्म होते हैं लुक्स लाइक अ न्यू आइलैंड, वो दिखते हैं बिल्कुल न्यू आइलैंड की तरह। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द इरप्शन, अगर हम ये देखें कि भाई कोई जल्दी इरप्ट होता रहता है, कोई सालों तक इरप्ट नहीं होता बिल्कुल, ठीक है, तो हमने क्या किया, लावास को जो है वो 3 कैटेगरी में बांट दिया। पहला कौन सा, एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है, लावा को नहीं वॉल्केनो को, ठीक है, जो वॉल्केनो बार बार इरप्ट होते रहते हैं वो एक्टिव वॉल्केनो हो गए। दूसरा हो गया डोरमेंट, अब डोरमेंट क्या होता है, जो बहुत टाइम से नहीं हुए हैं। और तीसरा कौन सा, एक्सटिंक्ट, जो मतलब अगर हमने हिस्ट्री क्रिएट की और देखा भाई इतने टाइम से नहीं हुए तो एक्सटिंक्ट, जैसे एक्सटिंक्ट एनिमल्स नहीं होते जो जिनका अस्तित्व खत्म हो गया था, जो दिखाई नहीं देते अब, ऐसे समझ लो। वॉल्केनोज दैट हैव इरप्टेड इन रीसेंट ईयर्स, वो वॉल्केनोज जो रीसेंट ईयर में इरप्ट हुए हैं या फिर अगेन एनी टाइम आर कॉल्ड एक्टिव वॉल्केनोज, ठीक है, वो आते रहते हैं तो उनको बोलते हैं एक्टिव है, वो आते रहते हैं, ठीक है, एक्टिवली वो अपना काम कर रहे हैं ना। नेक्स्ट बात पे आ जाओ, मेनी एक्टिव वॉल्केनोज कैन बी फाउंड इन द पैसिफिक एरिया, बहुत सारे जो एक्टिव वॉल्केनोज हैं वो पाए जाते हैं कहाँ पर, पैसिफिक एरिया में। फेमस एक्टिव वॉल्केनोज में इंक्लूड है कौन कौन से,
जैसे कि माउंट इटना हो गया या फिर माउंट इराबस हो गया एंड माउंट फ्यूजी हो गया, ये सब है। द बैरसन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो, जो बैरन आइलैंड है हमारा, बैरसन मीनिंग बैरन आइलैंड है, इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये कहाँ पर लोकेटेड है? अंडमान और निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है। वॉल्केनोज दैट हैव नॉट इरप्टेड इन रिसेंट ईयर, जो रिसेंट ईयर में इरप्ट नहीं हुए हैं बट मे इरप्ट इन फ्यूचर, जिनकी संभावना है कि भाई हाँ ये फ्यूचर में आ सकते हैं, अभी रिसेंट नहीं हुए हैं लेकिन फ्यूचर में हो सकते हैं, तो इनको हम बोलते हैं डोरमेट वॉल्केनोज। वॉल्केनोज विच कैन स्टॉप इरप्टिंग, और जिन्होंने बिल्कुल स्टॉप ही कर दिया, जो इरप्ट ही नहीं रहे होते अब, वो कहलाते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ टाइडल वेव्स क्या होती हैं। टाइडल और स्टॉर्म वेव्स आर ऑल्सो नोन एज सुनामी। सुनामी के बारे में आपने सुना होगा, समुद्र में बहुत ही जबरदस्त लहरें आ जाती हैं, समुद्र के अंदर एक्चुअली जब भूकंप आ जाता है ना तब ये लहरें आती हैं इस तरीके की। टाइडल और स्टॉर्म वेव्स आर ऑल्सो नोन एज सुनामी, और अ सुनामी इज कॉज्ड बाय द अंडर सी अर्थक्वेक, ठीक है। सुनामी होती है अगर अर्थक्वेक के आ जाए, समुद्र के नीचे आ जाए, और बाय अ सीवियर ह्यूरिकेन हो जाए या फिर कोई साइक्लोन आ जाए, समुद्री तूफान जो आ जाते हैं ऐसे, वो आ जाए, तो स्टॉर्म वेव्स होती हैं फ्रॉम द सी कमिंग रोलिंग टूवर्ड्स द शोर, वो रोल करते 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 ऐसे शोर यानी किनारे की तरफ आती हैं, बढ़ती हैं। दे कॉज डिस्ट्रक्शन ऑन दी सी शोर विद इन सेकंड्स, और विद इन सेकंड्स इनकी इतनी ज़्यादा स्पीड होती है, विद इन सेकंड्स जो भी उसके आसपास होता है मतलब बिल्कुल सबको बहा ले जाती हैं, ठीक है। और टाइडल वेव्स एज हाई एज 15 मीटर्स, लगभग 15 मीटर इनकी हाइट हो सकती है, बीन रिकॉर्डेड, मतलब उसको रिकॉर्ड किया गया 15 मीटर तक इनकी हाइट को रिकॉर्ड किया गया है। इफ देयर इज ऑलरेडी अ हाई टाइड, अगर वहां पर क्या हो, इफ देयर इज ऑलरेडी अ हाई टाइड, अगर वहां पे ऑलरेडी हाई टाइड चल रही हो, देन स्टॉर्म वेव्स हिट द लैंड, तो स्टॉर्म वेव जो होती हैं वो लैंड पर आकर हिट करती हैं। दे कैन कॉज सीवियर डैमेज, इनकी वजह से हो सकते हैं बहुत ज्यादा डैमेज हो सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। दीज आर जाइंट वेव्स, जाइंट किसे कहते हैं? भयानक, ठीक है। ये जो भयानक लहरें होती हैं ट्रैवल करती हैं एट अ स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, पर आवर। दिस रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और इसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को ही बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इन द एरिया, जो भी उस एरिया में आएगा वो बह जाएगा एक तरीके से। ऑन 26 दिसंबर 2004 एन अर्थक्वेक मेजरिंग 9.0, अभी हमने बात की थी कि अगर मतलब अगर 1-2 आएगा नहीं पता चलेगा, फिर 2-4 आएगा तो फिर थोड़ा बहुत पता चल रहा है, लेकिन 5-6 आएगा तो फिर डिस्ट्रक्शन होता है। यहाँ आया था 9.0 ऑन रिएक्टर स्केल पर, उसको मेजर किया गया था। अब वो तो ऑब्वियसली बात है फिर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहा होगा, उसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत ही ज़्यादा लेवल पे लोग मरे थे उस समय। तो ऑन 26 दिसंबर 2004, डेट याद कर लेना, एन अर्थक्वेक मेजरिंग 9.0 ऑन द रिएक्टर स्केल हिट ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है। हिट कहां पर किया था उसने? कोस्ट ऑफ, कोस्ट क्या था? समुद्र का किनारा, कोस्ट ऑफ इंडोनेशिया। इट ट्रिगर्ड अ मैसिव सुनामी, मैसिव सुनामी। इससे क्या हुआ, एक बहुत भयंकर सुनामी आ गई, दैट रिजल्ट्स इन विस्पर्ड डेथ, और उसमें वाइड स्प्रेड डेथ, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा लोग उसमें मरे थे, डिस्ट्रक्शन हुआ था अक्रॉस साउथ एशिया, पूरा साउथ एशिया तक, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, तबाही मच गई थी। ओवर 1,50,000 डेड लोग हुए थे 11 कंट्रीज़ के विद इंडोनेशिया, अगर हम इंडोनेशिया को मिला ले, उस सबको मिला के लगभग 1.5 लाख लोग उसमें मर गए थे। श्रीलंका, इंडिया एंड थाईलैंड बीइंग अमंग द हार्डेस्ट हिट, मतलब हम तो लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। किस किस को? श्रीलंका को, इंडिया को, थाईलैंड वगैरह को, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। ओवर 5 मिलियन पीपल बिकम होमलेस, लगभग 5 मिलियन लोग जो थे उन्होंने अपना घर खो दिया था। अब बात करो ड्रॉथ यानी कि सूखा, ये लास्ट टॉपिक है इसका। इफ अ पर्टिकुलर एरिया रिसीव्स नो रेनफॉल, एक पर्टिकुलर एरिया में मानो बारिश नहीं हो रही है बहुत टाइम से, या फिर लेस रेनफॉल हो रही है नॉर्मल से भी फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हम कहते हैं कि ये अफेक्टेड है बाय ड्रॉथ, यानी यहाँ पर सूखा पड़ गया है, बहुत टाइम तक बारिश नहीं होगी, जमीन के अंदर का पानी भी नहीं है, कहीं भी पानी नहीं है, तो सूखा पड़ जाएगा। However, फिर भी इट इज नॉट ओनली द लैक ऑफ रेनफॉल, ये केवल रेनफॉल की वजह से नहीं होता, दैट कॉजेज ड्रॉथ। हॉट ड्राई विंड्स, वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर हो जाएगा फ्रॉम द ग्राउंड कैन रिजल्ट दिस कंडीशन। मतलब यही ज़रूरी नहीं है कि अगर बारिश कम हो रही है तो ही होगा, वो बोल रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलें, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज कर जाए, बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो जाए, तो भी सारा पानी तो सूख ही जाएगा, तो फिर क्या पड़ जाएगा? सूखा पड़ जाएगा। अब ड्रॉथ अफेक्टेड एरियाज के बारे में बात करें तो पीपल हैव टू वेट फॉर हेल्प टू कम इन द फॉर्म ऑफ फूड। अब जब ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर सूखा पड़ जाता है तो लोग वहाँ पे वेट करते हैं हेल्प की, कि भाई कोई हमें हेल्प करे, हमें फूड दे, वाटर दे, मेडिसिन दे फ्रॉम नेबरिंग प्लेसेस से, जो भी उनके
आसपास के प्लेसेस होते हैं, और इंटरनेशनल एजेंसीज भी इस पे काम करती हैं, ठीक है ना। एसएसटी में पढ़ा है हम लोगों ने। इंडिया हैज़ फेस्ड 3 मेजर ड्रॉट, भारत में भी 3 बार ऐसा सूखा पड़ा है मेजर 20th सेंचुरी में। 1904 से 1905 के बीच में रहा, 1904 से समझ लो 05 तक, 1965 से 66 तक रहा, और 1986 से 87 में रहा। द 1987 ड्रॉथ वॉज नोन एज द ड्रॉथ ऑफ द कंट्री, ड्रॉथ ऑफ द सेंचुरी, ठीक है, एंड हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन 1/3 ऑफ द कंट्री, लगभग 1/3 ऑफ द कंट्री पे इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रहा था। अब यहाँ फिनिश होता है ये चैप्टर। आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर आसान था, बहुत डिफिकल्ट इसमें कुछ था नहीं। चैप्टर के अंदर आपको अर्थक्वेक पता है, भूकंप होता है, वॉल्केनोज जो धरती के अंदर से ओपनिंग से आग वगैरह निकले या मॉल्टन लावा निकले, वो चीज़ होती है। टाइडल वेव, समुद्र में आने वाली जो लहरें होती हैं उसके बारे में हमें समझाया गया, प्लस ड्रॉथ यानी कि सूखे के बारे में हमें समझाया गया। सो अगर चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए तो लाइक कर देना, और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कर देना। अब जो लोग पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं घर पर मुझसे, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैंने आप लोगों को दे ही दिया है, 8588821529। कॉल कोई नहीं करेगा, कॉल कोई भी नहीं करेगा, नीदर पेरेंट्स नॉर स्टूडेंट। सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज छोड़ देना। रहती हूँ मैं गौर सिटी 1 में, नोएडा एक्सटेंशन पर। तो जो आसपास के सोसाइटी के बच्चे हैं केवल वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और बाकी बस ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, सारे टॉपिक्स को करते रहेंगे। आई होप जल्दी से जल्दी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपकी किताबें मैं ख़त्म कर सकूँ, जिससे आप लोग एग्जाम में अच्छा सा कुछ अचीव कर सको। थोड़ी भी मेरी मेहनत का आपको लगे कि हाँ यार मैम को थैंक यू कहना चाहिए, तो थैंक यू के बदले शेयर कर देना। बाय बाय।